बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी किया था बेटा, उसमें मैंने बताया था कि दो तरीके हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। कल एक तरीके से दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है कि ये जो रिलेशन है आर, जो इस सेट में बना हुआ है, ये वाला रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फिर पूछा गया सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन जो है उसका किसके साथ रिलेशन बनेगा, ये भी मुझे पूछा गया। अब इसको आज दूसरे टाइप से करेंगे बेटा। जो दोनों में से आपको अच्छा लगेगा वही मेथड फॉलो करिएगा। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव। अब इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना बेटा, यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों जगह सेम कर देना। तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना होगा, 0। और 0 जो होता है इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और ये नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। और अगर माइनस करके आंसर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो फिर वो पेयर जो है वो इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ए बिलोंग्स टू आर। अब सेम सेम एलिमेंट अगर आर में चले जाए तो आर को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। दूसरा देखिएगा बेटा, इसमें ये पार्ट ए ले लेते हैं। ये आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिएगा कैसे करेंगे। सिमेट्रिक करने का तरीका क्या है बेटा, पहले ही बड़ी बार कर चुके हैं। लेट, एक पेयर लेट करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ये एक पेयर है किसमें, आर में। अगर ये आर में है तो फिर इसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, 4 ही आना था। ठीक है, मेरे से ब्रेड बन गई थी। अब यहाँ देखिएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्री के लिए ना एक पेयर ले लेना बेटा आर के अंदर। अगर ये पेयर आर में है तो इसका मतलब इसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो जाएगी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ देखो बेटा, मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, बी माइनस ए। बाकी आगे सेम ये रहेगा। और मॉड में माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर बेटा ये जो है नंबर, इनको माइनस करके मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, तो ये वाला जो पेयर बना बी और ए का, ये कहाँ चला जाएगा, आर में। तो आर बन जाएगा मेरा सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा थर्ड पे, जिसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, दो पेयर लेट करने हैं। कौन कौन सा आएगा, एक ए बी और दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर। और याद रखिएगा पेयर कैसे लेने हैं, इसका लास्ट और इसका पहला सेम होना चाहिए। अब देखो बेटा, ए बी अगर आर में है तो उसके ऊपर ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। एंड बी सी भी आर में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को यहां पे मैं मॉड छोड़ दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को बेटा ऐड करूं तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड। ये भी क्या आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं। तो इनको ऐड कर दूं, जैसे 4 और 8 दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, 8 प्लस 4 कर दूंगा तो 12, वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये देखो बी भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी, ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो आर में चला जाएगा। तो आपका ये जो आर है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव बन गया, तो इसका मतलब आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन का किसके साथ पेयर बनेगा वो मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा, ऊपर मुझे सेट दिया था ए के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 0 से लेकर 12 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
अब 1 का किसके साथ पेयर बनेगा वो कैसे पता चलेगा बेटा? 1 में से माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 आएगा, उसके साथ पेयर बन जाएगा। अब देखो बेटा 1 में से 0 माइनस किया, आंसर 1 होता है, 4 के टेबल नहीं आएगा। 1 करूंगा 0, तो ये वाला नंबर जो है 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। ये मल्टीप्लाई 4 है, तो इसका मतलब 1 के साथ पहला पेयर किसका बनेगा? 1 का ही। 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 के साथ बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या होता है? 4 होता है, तो 4 के टेबल में आता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 1 5। 6 के साथ भी बनेगा, 7 8 फिर बनेगा 9 के साथ, 10 के साथ भी नहीं बनेगा, 11 के साथ भी नहीं बनेगा और 12 के साथ भी नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेटेड है ए के साथ वो कौन कौन से हैं? 1 5 और 9। ठीक है जी। इसके साथ ये पार्ट 1 जो है यहीं खत्म हो जाता है बेटा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बच्चों पार्ट 2 पर। उसमें क्या दे रखा है? ए बी ए इक्वल्स टू बी, तो वही एलिमेंट जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहले बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर पूछा गया कि 1 का किसके साथ पेयर बनेगा। सबसे पहले बताते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। जैसे पहला वाला पार्ट किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या करना बेटा? दोनों जगह सेम कर दो, a इक्वल्स टू ए। ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, a और a बराबर ही होंगे हमेशा, तो इसका मतलब a और a का जो पेयर है r में जाएगा, तो r बन गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। आप इसको सिंस भी ऐड कर लेना स्टार्टिंग में। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे एक पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ये r के अंदर है, अगर ये r के अंदर है तो फिर ये सेटिस्फाई करेंगे ये वाली कंडीशन। इसका मतलब a किसके बराबर है? b के बराबर। a b के बराबर है या b a के बराबर है? बात तो एक हुई। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर b a के बराबर है तो इसका मतलब ये कौन सा पेयर बना? b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब ये देखो बेटा, अगर a इक्वल टू b है तो पेयर क्या बनता है? ab। b इक्वल टू a है तो पेयर क्या बनेगा? ba। देयरफॉर r जो है वो सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ab भी r में है, उल्टा करके भी r में है। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। तीसरा चलते हैं ट्रांजिटिव। इसके लिए 2 पेयर लेने हैं। कौन कौन सा? ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये आर में है तो ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आर की डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि जो भी आर में जाएगा उस पर डेफिनेशन लगनी होती है। अब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू सी। अगर ए और सी बराबर है तो फिर ये वाला पेयर कहाँ चला जाएगा? आर में। तो आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी, एक चीज होगी। अब बताने की 1 का किसके साथ पेयर बनेगा। तो पहले सेट ए लिख लेते हैं, जिसमें 0 से लेके 12 तक नंबर दिए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो 2 नंबर बराबर होंगे वही इसमें जाएंगे। अब इसमें से एक नंबर क्या है? 1, तो 1 तो 1 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पेयर जो है ये किसमें जाएगा? आर में। तो इसका मतलब सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, जो नंबर 1 से रिलेट कर रहे हैं वो कौन सा है? 1 इटसेल्फ। सेट में डाल देते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यही खत्म होता है बेटा। तो 2 तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जांपल दीजिए रिलेशन की जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह से ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो 5 टाइप आपको पूछे गए हैं। तो मैंने एग्जांपल इनके सामने लिख दिए बेटा, आप इनको सॉल्व करोगे ये बनेंगे जो पूछा गया। ठीक है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, दूसरे में क्या लेना? एक्स ग्रेटर देन वाई, तीसरे में एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई,
चौथे में एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई, और पांचवें में एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, रिलेशन ले लिया 2 2 3 3। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है बेटा, 1 1 इसके मिसिंग है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो ये सिमेट्री कैसे है, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सिमेट्री होगा। ट्रांजिटिव देखिएगा, अब ये 2 2 है, इसके साथ पेयर बन नहीं रहा, 3 3 का नहीं बन रहा, तो अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसको ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन, चारों के चारों एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स में पूछे आते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 12 13 और 14 चार के चार क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेटा बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी है, बाकी वाले इससे थोड़े छोटे हैं। आर में देखो क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस है, और ओरिजिन से एक और पॉइंट है क्यू, उसका जो डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और मुझे बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर उसके बाद में आगे वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे देखिएगा रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ये पूरी जो स्टेटमेंट है बेटा, उसमें दोनों जगह सेम अल्फाबेट कर देंगे। ठीक है, पहले देखो क्या है, पी है ना, तो इधर भी पी कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये क्या बनेगी, स्टेटमेंट पूरी लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, फिर से क्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी फ्रॉम ओरिजिन। अगर बेटा इस लाइन को मैं मैथमेटिक्स में आपको लिख के दिखाऊं तो ये कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को हम लिखते हैं ओ, पॉइंट क्या है पी, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया बेटा ओपी। दूसरा भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, वो भी क्या है ओपी। तो ओपी और ओपी दोनों आपस में होंगे, बराबर ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये बात जो है वो सच्ची है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है P कॉमा P, ये चला जाएगा R के अंदर। इसका मतलब R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहाँ ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OP इक्वल्स टू OQ। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है उसके बदले में आप ये भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे एक पेयर P कामा Q बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब OP इक्वल्स टू OQ होगा, है ना। तो विच इंप्लाइज OP इक्वल्स टू OQ। अगर बेटा इसको उल्टा करके लिख दूं तो OQ इक्वल्स टू OP। OP OQ के बराबर है या फिर OQ OP के बराबर है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा Q कॉमा P, ये कहाँ चला जाएगा, R में। तो देयरफॉर R जो है वो आपका सिमेट्रिक है। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। फिर चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ये आ गया नेक्स्ट ट्रांजिटिव। इसमें दो पेयर लेने हैं, एक PQ ले लेते हैं और दूसरा Q कॉमा R, दोनों के दोनों R में। ठीक है, ऐसे ले लेता हूं, नहीं तो R मैच कर जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन PQ अगर R में तो इसका मतलब OP किसके बराबर है, OQ के बराबर, और OQ किसके बराबर है, OS के बराबर। OP इसके बराबर है, उसके बराबर है, तो कुल मिला के देखोगे तो OP किसके बराबर हो गया, OS के। इसका मतलब ये जो पेयर बन रहा है P कॉमा S, ये भी कहाँ है, R में। तो R बन जाएगा बेटा ट्रांजिटिव, R बन गया आपका ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक काम तुमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोला गया, फर्दर शो दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। पढ़ोगे तो समझ नहीं लगेगी, मैं बताता हूँ बेटा। P की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ देखो, ये यहाँ पे कराता हूँ। ये मान लो ओरिजिन है मेरा O, ये है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बेटा x1 और y1। ठीक है जी, अब ये मेरा OP डिस्टेंस निकालूंगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स वाले एक्स माइनस से करने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके जीरो है तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्या आएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर। एक और पॉइंट ले लेते हैं q, उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। तो ओ क्यू कितना आएगा आपका अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि ओपी किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर। यहाँ कर देता हूँ, अगर ओपी ओ क्यू के बराबर है तो ओपी की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। रूट रूट कट जाएंगे तो क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यही वो पूछ रहा है बेटा कि p के साथ जितने भी आपके एलिमेंट हैं जो p के साथ रिलेशन में जा रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सेंटर क्या है 0 0 और ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं सेंटर 0 0 ऐसे मान लीजिए। ये बोला गया विद ओरिजिन एज अ सेंटर, हाँ जिसका सेंटर क्या है 0 0, वही मुझे पूछा गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर ये सारा लिखना है आपने, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। ठीक है, लास्ट में लाइन आपने यहाँ से लेके देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देनी है फिर इसके बाद में। ठीक है, लिख दो, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट थी, बाकियों की स्टेटमेंट थोड़ी छोटी छोटी है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रिलेशन बनाया गया आर, जिस सेट पे बनाया गया उसमें क्या है सारी ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है बेटा T1 और T2 आपस में सिमिलर होना चाहिए, मतलब जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है उन्हीं में रिलेशन बनेगा। सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले बेटा आ गया रिफ्लेक्सिव, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है बेटा, इस स्टेटमेंट में दोनों जगह सेम कर देते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2, T2 नहीं लिखना T1 लिखना। ठीक है, जानबूझ के बोला मैंने T2। याद रखिएगा बेटा रिफ्लेक्सिव जब भी होगा तो दोनों जगह आपने सेम कर देना, फिर स्टेटमेंट पढ़ के देखनी क्या ये सही है गलत है। तो T1 जो होगा T1 के सिमिलर ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो पेयर है फिर T1 कॉमा T1 ये कहाँ चला गया R में, तो R बन गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक आ गया, इसमें क्या करना है लेट कर लेना एक पेयर, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 जो होगा वो सिमिलर होगा T2 के। अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूं विच इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 क्यों होगा। तो ये पेयर जो बना ये चला गया R के अंदर, तो R बन गया आपका सिमेट्रिक। ठीक है जी, तीसरा आ जाएंगे ट्रांजिटिव पे। नेक्स्ट आ गया बेटा ट्रांजिटिव, उसमें दो पेयर लेंगे, एक ले लेंगे T1 कॉमा T2 और दूसरा ले लेंगे T2 कॉमा T3। ये सारे के सारे R में है तो फिर इस पे डेफिनेशन लगेगी बेटा। इसका मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T2 के और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। देखो बेटा T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, तो इसका मतलब T1 जो होगा T1 is similar to T3 is similar to T3। तो ये जो पेयर बना T1 कॉमा T3 ये चला गया R में, तो आपका R बन जाएगा बेटा ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन जो वो एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बस एक बार वो तरीका अपने दिमाग में डाल लो, कभी परेशानी नहीं आएगी बेटा आपको। इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक काम तो खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। कंसीडर 3 राइट
एंगल ट्राइंगल T1, देखो बेटा T1 जो है उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, T2 की हैं 5, 12, 13 और T3 की हैं 6, 8 और 10। मुझे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आर में जाएगा। आर में बेटा वही जाएगा जो आपस में सिमिलर होंगी। अब मुझे देखना है कि इनमें से सिमिलर कौन है, और सिमिलर देखने का तरीका क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, मतलब साइड्स को डिवाइड करते जाओ, आंसर सभी में सेम आ गया तो सिमिलर हो जाएंगी। जैसे देखो 3 डिवाइडेड बाई 5 ये क्या बनेगा 4/12, मतलब 1/3 बराबर नहीं ना आया, तो ये दो नहीं जाने वाली। अब इन दोनों को देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, 5 डिवाइडेड बाई 10 ये भी 1/2, मतलब T1 और T3 ये वाला पेयर जो है वो किस में जाएगा, आर में जाएगा। और ये वाला भी नहीं जाएगा, ये 5 5 6 12 5 8 बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का डिवाइड करना है, जहां पे सभी में आंसर सेम आएगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, सिमिलर ट्राइंगल, और वो कहाँ चले जाएंगे आपकी आर के अंदर। तो इस केस में T1 और T3 जो है बिलोंग्स टू आर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहले की तरह बेटा सेम क्वेश्चन, ये 11 12 13 14 चारों क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं, ठीक है। रिलेशन दिया आर, सेट ए किसका है, पॉलीगन्स का। पॉलीगन मतलब जिसकी 3 साइडें 4 साइडें 5 साइडें 6 साइडें जितनी मर्जी साइड हो सारी की सारी इसी के अंदर है, ए के अंदर। लेकिन रिलेशन में वही दो आएंगे पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स बराबर रहेंगी, मतलब अगर एक ट्राइंगल है तो उसके साथ दूसरा ट्राइंगल आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल दूसरा क्वाड्रिलेटरल आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हेक्सागन है तो उसके साथ हेक्सागन आएगा, क्योंकि जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वही इसके अंदर आएंगे। पहले बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले ये देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले आ गया रिफ्लेक्सिव, यहाँ देखिएगा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखो बेटा स्टेटमेंट दी हुई है तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। ये P1 है और ये दूसरा P1 है, दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम ही होंगी, तो ये बात सही थी। इसलिए ये वाला पेयर जो है ये चला जाएगा आर में, तो आर बन जाएगा बेटा रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। दूसरा देखिएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिएगा कैसे करेंगे। अब आपको थोड़ा याद भी हो गया होगा बेटा, क्या करना होता है, पेयर लेना होता है। लेट पहला पेयर ले लेते हैं एक P1, P2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में है तो इस पे ये डेफिनेशन लग जाएगी, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो बेटा P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स बराबर है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं P2 और P1 की बराबर है तो बात ठीक हुई। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर ठीक है तो इसका मतलब P2, P1 ये भी चला गया R में, तो R बन जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है जी। तीसरा चलते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ये आ गया ट्रांजिटिव। इसमें दो पेयर लेने हैं बेटा। लेट P1, P2 और दूसरा ले लेते हैं P2, P3 बिलोंग्स टू R। अब इन पे डेफिनेशन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड, अब इस पे भी लगाएंगे तो क्या बनेगा, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो बेटा P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, P1 और P3 इनकी भी बराबर आएंगी। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब ये जो पेयर बना बेटा P1, P3 ये कहाँ चला गया, R में। R बन गया मेरा ट्रांजिटिव और इसी के साथ ही
आर बन गया मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। अब आगे देखिए क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो बेटा। यहाँ देखो एक तरफ ट्रायंगल रखी तो दूसरी तरफ उसके साथ कौन जुड़ेगा, तो वो ट्रायंगल ही जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वही जाएंगे आर के अंदर जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होगी, है ना। तो सेट ऑफ ट्रायंगल के साथ सेट ऑफ ट्रायंगल ही जुड़ेंगी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेट करेंगे इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल एन एक्स वाई प्लेन, और आर रिलेशन क्या है, L1 और L2 जो दो लाइन आपस में पैरेलल है वो इस आर में जाएंगी। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। देखो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन में कहना पहले दोनों जगह सेम कर देंगे तो बनेगा L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। अब ये बात सच्ची है तो इसका मतलब ये वाला पेयर चला जाएगा आर में, आर बन गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली एक सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर को लेट कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। उल्टा करें तो L2 इज पैरेलल टू L1, सही बात है। तो फिर ये वाला पेयर जो है वो आर में चला जाएगा, आर बन गया सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव के लिए बेटा दो पेयर लेंगे, L1 L2 और L2 L3, दोनों कहाँ लेंगे, आर में। इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल बेटा और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 जो है इज पैरेलल टू L3। ये वाला पेयर चला गया आर में तो आर बन गया ट्रांजिटिव। इसी के साथ बन गया आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया, सेट ऑफ लाइन रिलेटेड टू लाइन, मतलब इस लाइन के साथ किसका पेयर बनेगा वो बताना है। पेयर किसके बनेंगे बेटा, जो दो लाइनें पैरेलल होंगी, मतलब इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है ये मुझे बताना है। तो देखो बेटा पैरेलल लाइंस जो होती है उनकी इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है, बस कांस्टेंट अलग होते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे क्या लिखना था, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इसके पैरेलल होगी। तो कौन सी लाइन होगी, वो सेम होगी, y = 2x, बस कांस्टेंट के बदले में मैंने k लिख दिया, चाहे c लिखे बात एक ही है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों लास्ट दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। देखिए रिलेशन दिया गया मुझे सेट पे 1 2 3 4, आर भी बना के दे दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन है। अब देखो बेटा 1 1 है इसके अंदर, बिल्कुल है। 2 2 भी दिखेगा आपको यहाँ कहीं पे, 2 2 इसके अंदर, हाँ ये है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी दिखेगा आपको, 4 4 भी दिख गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है ना। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, आगे चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। रिफ्लेक्सिव है कोई ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, हाँ ये वाला ऑप्शन फिर यहाँ से कट हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, यहाँ पे क्या था नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं बेटा सिमेट्रिक देखते हैं। 1 2 को उल्टा करोगे आंसर क्या आएगा, 2 1 2 1 इसके अंदर देख लो कहीं पे बेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है मतलब फिर ये वाला ऑप्शन कट हो गया, इसमें लिखा गया कि सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आर आपको दे रखा है और ए में क्या लिखा है, b-2, बी की वैल्यू क्या है 6 से बड़ी, मतलब 7 डालेंगे। तो अगर बी की वैल्यू 7 डालूं तो एक आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 5, है ना। मतलब 5 और 7 ये पेयर है इसके अंदर नहीं है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 8, अगर 8 डालूंगा तो एक आंसर क्या आएगा 6। तो नेक्स्ट पेयर क्या है 6 और 8 का। तो यहाँ पे देखो बेटा 6 8 है इसके अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। लास्ट वाले क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर जो थे ना आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 9 वो भी एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।